बाबू जगजीवन राम वो स्वतंत्रता संग्रामी और राजनेता थे जिन्होंने छुआछूत, भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई। इसी दौरान वो खुद भेदभाव के शिकार हो गए और उनकी बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश भी की गई। फिर भी उन्होंने कभी छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को अपनी सोच और अपने काम के आड़े आने नहीं दिया। उनके कार्य ये थे बचपन से जो मैंने देखे कि वो एक ऐसा समाज चाहते थे जो वर्ग विहीन हो और वर्ण विहीन हो, जो समाज अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है और जहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, हमेशा पिछड़ जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाट दिया जाए। और उससे भी बढ़कर के जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव है, उसने हमारे समाज को टुकड़ों में बांट दिया है और जो कुछ भी टुकड़ों टुकड़ों में बच जाता है उसकी प्राण, उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा के पास चंदवा गांव में जब बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था, तब कौन जानता था कि एक दलित परिवार से निकलने वाली चिंगारी पूरे देश के दलितों और अनुसूचित जाति के सामाजिक स्तर को ही बदल देगा। जिस बैकग्राउंड में वो थे और भारत में उस समय जो तात्कालिक स्थिति थी वो भेदभाव से ग्रसित थी और उसको वो सिस्टम में बनाई गई थी यहाँ के उसका फंक्शनल एक रोल के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे शोषण और भेदभाव से जुड़ता चला गया। जिसे हम नीची जाति का कहते हैं, वो कितना भी प्रतिभावान हो, उसमें कितने भी गुण हो, कितना भी मेहनती और ईमानदार हो, वो कभी उच्च जाति का नहीं कहलाता। हमेशा उसके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, जिसके कारण उसका आत्मबल टूट जाता है। और जिस समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनका आत्मबल टूट गया है, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए बाबूजी ने हमेशा कोशिश की कि ये समाज वर्ग विहीन, वर्ण विहीन बने। समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक समान अधिकार मिले, ये बाबू जगजीवन राम का सिर्फ सपना ही नहीं, एक एहसास था जिसे वो बचपन से ही जीते आए। पर इस एहसास की नींव कैसे पड़ी? वो कौन सी घटना घटी जिसके बाद वो छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए? ये एक बहुत ही रोचक कहानी है कि उनके स्कूल के टीचर ने 2 पानी के मटके रखे थे, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग के छात्रों के लिए। उम्र थी 14 साल, सन 1922, आरा टाउन स्कूल जहां वो पढ़ते थे। जल्दी पीना। रुको, क्यों? एक मटके से नहीं, इस मटके से पानी लो। क्यों? तुम्हें पता नहीं ये मटका मुसलमानों का है और वो हम हिंदुओं का। उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी तो एक ही तरह से प्यास बुझाता है। अगर पानी को पता होता कि वो किसके गली में जा रहा है तो वो अपना रास्ता बदल लेता। अरे ये मटका किसका है? इन जैसों के लिए। मतलब? अरे ये नीच जात का है, अछूत है ये। क्या? हाँ अछूत है ये, इसे छूना तुम्हारे लिए पाप है। अगर तुम इसे छूओगे तो तुम भी पापी हो जाओगे। वो तो मैं नहीं जानता था। अगर तुम इसके मटके से पानी पियोगे तो तुम भी अछूत हो जाओगे, इसलिए ये अलग ही ठीक है। अब आप सोचिए कि किसी छोटे बच्चे के दिमाग पे उसका क्या असर पड़ेगा। और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि वो बच्चा डर जाएगा और उसे स्वीकार कर लेगा और उसी से पानी पिएगा। लेकिन बाबूजी निर्भीक थे और वो इस प्रथा को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उस छोटी उम्र में अगर मुझे छूना पाप है तो ये भी पापी है, क्योंकि इसने मुझे मटके से पानी निकालते समय छुआ था। हाँ,
हे भगवान, अब मुझे घर जाकर स्नान करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हें स्नान करना है, मैं तुम्हें अभी कराता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे ये उनका पहला विद्रोह था सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ। और यही नहीं, उस समय से वहाँ पर एक अलग घड़ा रखने की प्रथा भी टूट गई। तो एक बहुत बड़ा इंकलाबी कदम छोटे पन में ही उन्होंने उठा लिया। बाबू जगजीवन राम के जीवन में कई मोड़ आए। उनमें से एक मोड़ तब आया जब 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय उनके स्कूल में आए थे। बाबू जगजीवन राम ने उनके लिए स्वागत भाषण दिया और इस भाषण से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने का निमंत्रण दिया। जब मालवीय जी वहाँ पर स्कूल के निरीक्षण के लिए गए थे किसी प्रोग्राम में, और उनका वेलकम एड्रेस जो है वो बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा दिया गया, और वो बहुत प्रभावित हुए और उनको लगा कि ये बच्चा बहुत होनहार है और ये आगे जाके कुछ करेगा। तो उन्होंने उनको एक निमंत्रण दिया कि आप हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आइए। तो उन्होंने 10th पास जब किया फर्स्ट डिवीज़न से, उसके पश्चात वो BHU आए। लेकिन BHU में आने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि यहाँ उनका वेलकम हुआ, यहाँ उनको एक स्कॉलरशिप भी मिला, बिरला स्कॉलरशिप के नाम से, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो वो यहाँ आए जब, तो उन्होंने, लेकिन हॉस्टल जहाँ वो रह रहे थे उस प्लेस पे उन्होंने देखा कि हॉस्टल में उन्हें अन्य बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और उनको जो भोजन भी है वो सबके साथ में मिलकर अलग से दिया जा रहा है। और उससे ज़्यादा उनको हिला देने वाली जो घटना हुई कि जब उनको हेयर कट करवाना था, तो यहाँ के जो लोकल जितने भी बाबर्स थे, जितने भी नाई थे, वो उनका बाल काटने को उन्होंने मना कर दिया। जो कि स्टूडेंट्स के लिए आते थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा बाल हम लोग नहीं काट सकते। उनके लिए गाजीपुर से, यानी अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए गाजीपुर से स्पेशली एक नाइब आता था 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पर, जो उनके बाल को काटता था। ये सारी चीज़ें उनके अंदर इकट्ठी होती गई। तो बल्कि उनका पहला जो ऑर्गेनाइजेशन अनुसूचित जाति के लिए था, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही उन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स को एकत्रित किया जो उनके साथ के थे, और इस शोषण या इस भेदभाव के अगेंस्ट में उन्होंने अपने विचार दिए और उनको ऑर्गेनाइज्ड किया और जगह जगह पर उसका प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद शुरू हुई उनके मुहिम की मजबूती। अपने अधिकार के लिए लड़ना गलत नहीं, अगर ऊपर वाले ने गले में आवाज दी है तो वो आवाज उठाओ और छुआछूत के खिलाफ लड़ो। क्या बोले भाई, सुनता कौन है? अगर नहीं सुनता है तो अपनी आवाज इतनी तेज करो कि उनके कानों के पर्दे फट जाए। कहना आसान है, साथ कोई उठता बैठता नहीं, बोले तो किसे? वही तो, हॉस्टल में दूसरे छात्रों के साथ हमें खाना खाने नहीं दिया जाता। क्यों? हमारे बाल काटने के लिए यहाँ का नाई नहीं आता, बाहर से छोटी जात का नाई मंगाया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा सामाजिक कद यहाँ के लोग कम मानते हैं। भाषा एक है, धर्म एक, देश एक, फिर हम लोग अलग कैसे? तो हम क्या करें? विद्रोह जो मैं कर रहा हूं। शिक्षा के इस मंदिर में जो छुआछूत का बीज पनप रहा है, उससे सखम बुद्धि भला कैसे फलेगी? इसलिए मैं जा रहा हूं और यही मेरा इस भेदभाव के खिलाफ विद्रोह होगा। जिस भेदभाव के विरोध में बाबू जगजीवन राम ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ा, वहीं 2007 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इसी सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने उनके नाम से बाबू जगजीवन राम चेयर की स्थापना की, भेदभाव और आर्थिक असमानता के अध्ययन के लिए। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों क्षेत्र, दोनों प्रदेश निश्चित रूप से जातिवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित रहा, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी उससे अछूता नहीं रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी जिस समय जब बाबू जगजीवन राम थे, उस समय यहाँ की छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं जातिवाद भी चरम सीमा पर थी। वो उसको महसूस करते थे और काफ़ी करीब से देखे थे, क्योंकि ये महामना मदन मोहन मालवीय की
पुण्य भूमि है और महामना मदन मोहन मालवीय ऐसी किसी परिकल्पना के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो उन्होंने हिंदू को सिर्फ किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखा था। बाद में यह चलते हुए यहाँ के छात्रों ने इस हिंदू शब्द को बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के रूप में ले लिया। बाबू जगजीवन राम ने उसे भी बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक संस्कृति है और उस संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। और उसे बहुत ही संकीर्ण मानसिकता, बाबू जगजीवन राम जब दलितों की चेतना की बात कर रहे थे तो वो सिर्फ यह कह रहे थे कि ऊपर उठने के लिए हमें आपको एक समानता, ऊपर वाले को भी समानता के रूप में देखना पड़ेगा। और वह परिस्थिति की बात हमेशा किया करते थे कि जब कोई दलित परिस्थिति में मतलब यानी स्टेटस को प्राप्त कर लेता है तब तो वह अच्छा होता है, तब उसके साथ आप बैठना पसंद करते हैं, पर लेकिन जैसे ही ये मालूम चलता है कि वह कास्ट से दलित है तो आप उससे अपनी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये बाबू जगजीवन राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ा और उसके बाद अपना दाखिला लिया कोलकाता विश्वविद्यालय में, जहां से 1931 में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। 1928 में कोलकाता में विशाल मजदूर रैली का आयोजन, 1935 में दलितों के सामाजिक समानता के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस लीग का संगठन और 1935 में ही हिंदू महासभा के लिए एक प्रपोजल कि दलितों के लिए मंदिरों का दरवाजा खोल दिया जाए, उनके लिए कुएं का पानी और समानता का हक मिले। जो ये प्रवृत्ति थी अन्याय के खिलाफ लड़ने की, कलकत्ता में भी उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मात्र उस तक ही सीमित नहीं थे। उनके अंदर उनकी एक क्वालिटी थी और वो क्वालिटी थी कि दूसरों की कमियों को ध्यान नहीं देना और सबके भलाई के लिए काम करना। इसी वक्त उनकी मुलाकात हुई गांधी जी से, जिनके साथ वो हरिजन मूवमेंट में जुड़े। उनमें वो चेतना हमेशा से थी। उनकी इसी चेतना को मदन मोहन मालवीय ने पहचाना और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए और बाद में कलकत्ता गए बैचलर्स डिग्री के लिए और वहाँ वो सुभाष चंद्र बोस से मिले। और 40 के दशक के शुरुआती दौर में सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये सब बाबू जगजीवन राम ने किया। बाबूजी का एक महास्वप्न था कि ये समाज इंक्लूसिव होना चाहिए, इसमें से किसी को भी बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, देश का होता है, क्योंकि जिन लोगों में क्षमता है, जिन लोगों में प्रतिभा है, जो आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, जब हम उन्हें मौका नहीं देंगे तो उससे समाज का, देश का नुकसान होगा। और दूसरा उन लोगों का भी होगा कि उन्हें मौका नहीं मिला। इसलिए इंक्लूसिव सोसाइटी, सबको साथ लेकर के चलने वाला समाज ही आगे बढ़ सकता है। और खास करके जिस जमाने में 20वीं 21वीं शताब्दी में, तो ये बहुत आवश्यक है, ये मानव अधिकार का मूलभूत प्रश्न है। 1986 में वो भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी सोच और उनके संघर्ष से आज के राजनेता अभी भी प्रोत्साहित होते हैं। स्वाधीन भारत में बाबू जगजीवन राम 40 सालों तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 30 सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इतने लंबे समय के लिए पार्लियामेंट में रहने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। ये एक विश्व रिकॉर्ड भी है। वो सबसे युवा मेंबर्स में से रहे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के और जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के मेंबर भी रहे। वो पहले लेबर मिनिस्टर थे। 1946 से 1986 तक, उनकी मृत्यु तक लगातार 40 सालों से सासाराम से जीतते रहे। अपने पॉलिटिकल करियर में कांग्रेस सरकार में रहते हुए उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज को संभाला और वो उन मिनिस्टर्स में से थे जिन्हें जो भी काम दिया जाता उसे बखूबी निभाते और अपने पोर्टफोलियो के काम को गहराई से समझते। लोग अक्सर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग और बांग्लादेश बनाने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते,
लेकिन उस वक्त जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे और इस पूरे विषय में उनकी एक मुख्य भूमिका थी। पहला चुनाव वो 1936 में लड़े, निर्विरोध चुने गए और 46 में भी वो निर्विरोध चुने गए। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हो गया तो पहला चुनाव 1952 में हुआ, उसमें वो जीत कर के उसी कंस्टिट्यूएंसी, वही चुनाव क्षेत्र सासाराम का, और उसके बाद निरंतर हर चुनाव में वो खड़े होते थे। 57 का जो चुनाव हुआ उसमें फिर निर्विरोध चुन करके आए, तो जीवन में 3 दफा वो निर्विरोध चुन करके आए। जब वो कितनी मंत्रालय में, वो श्रम मंत्रालय में थे, 1947 में वो जिनेवा गए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में, यानी मजदूरों के लिए उन्होंने किया। फिर वो जब कृषि मंत्री थे तब उन्होंने इरिगेशन से जुड़े हुए जितने, ये कह लीजिए कि भारत में और खासतौर से बिहार क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित जो मॉडर्नाइजेशन या जो आधुनिकीकरण आया और ग्रीन रिवॉल्यूशन की उन्होंने बात की, हरित क्रांति की बात उन्होंने की, ग्रामीणों का किस तरीके से विकास हो सकता है और वो कैसे थोड़े से जगह में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ कि आपके बांग्लादेश को इंडो पाक जो लड़ाई हुई उसमें बांग्लादेश को जो स्वतंत्र कराया, क्योंकि वो स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। उस समय वो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हर क्षेत्र में हर उनके लिए काम किया जिनका शोषण समाज के डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा हो रहा था। पूरे देश में सामाजिक समानता लाने के लिए और जाति भेद मिटाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। 1986 में वो भले ही हमें छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनकी सोच और उनके संघर्ष से आज के राजनेता अभी भी प्रोत्साहित होते हैं। बाबूजी ने कहा था, लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई उत्साह और साहस से लड़ी जाती है। He was a distinguished parliamentarian in the history of Indian democracy. Whatever cause he took up, he took it to the end, and he tried to see that it is implemented. Whichever ministry he was holding, whether defense, food and agriculture, or some other rural development, he went deeper into it and tried to, along with the national welfare, he took up the cause of scheduled castes, scheduled tribes, and made all the efforts to bring them into the mainstream. That was, I think, is the biggest contribution of Babu Jagjivan Ram till his death in 1986. जिस भेदभाव के विरोध में बाबू जगजीवन राम ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ा, वहीं 2007 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इसी सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने उनके नाम से बाबू जगजीवन राम चेयर की स्थापना की, भेदभाव और आर्थिक असमानता के अध्ययन के लिए। 21वीं सदी में खड़े होकर हम चाहे कुछ भी कह दें कि हम छुआछूत, भेदभाव से दूर हैं, लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं। आज भी सामाजिक वर्गों के बीच में भेदभाव से रिलेटेड घटनाएं अखबारों में आती रहती हैं। बाबू जगजीवन राम ने छुआछूत के खिलाफ जिस मुहिम की शुरुआत की थी, क्या उस मुहिम का काम पूरा हुआ, उसका उद्देश्य पूरा हुआ? हम अपने ही उन नेताओं को भूल गए, उन राजनीतिज्ञों को भूल गए, अपने ही उन महापुरुषों को भूल गए जो हमें प्रेरणा दे सकते थे। बाबू जगजीवन राम निश्चित रूप से कुछ लोगों के बीच में प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, पर लेकिन आज जन जागरूकता का अभाव कहीं ना कहीं बाबू जगजीवन राम की प्रेरणा से हमें दूर रख रहा है। आज भी बहुत से लोगों से पूछेंगे, कई बच्चों से पूछ लीजिए जगजीवन राम कौन थे, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। इसमें बच्चे का दोष नहीं है, इसमें बच्चे का दोष इसलिए नहीं क्योंकि उसको कहीं पढ़ाया नहीं जाता, उसको उसके बारे में बताया नहीं जाता कि जगजीवन राम कौन थे। आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस भेदभाव से ग्रसित है और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सारी सुविधाएं हैं, उनको आरक्षण भी है, संविधान में भी उनको, लेकिन आज भी सामान्य जनता के मन से ये भेदभाव नहीं मिटा है।
आज भी जैसे इलेक्शंस आते हैं, लोग अपने ढंग से जाति को मैनिपुलेट करते हैं, इस भेदभाव को मैनिपुलेट करते हैं, या तो वोट को अपने एक जागरूकता, अवेयरनेस या अपने संगठन को बचाए रखने के लिए, और या फिर जीतने के लिए उस जाति के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा करके दिखाने के लिए। और यह बहुत ही दुखदायी है। आज के युवा को ये समझना होगा कि गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके ही आप जनतंत्र की जो बराबरी की व्यवस्था है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। 5 अप्रैल उनका जन्मदिन पूरे देश में समता दिवस यानी इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाता है। वो देश में समानता लाना चाहते थे, समाज में समानता लाना चाहते थे। बस इसी समानता का अभ्यास अगर हम अपने जीवन में कर लें तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबू जगजीवन राम को शत शत नमन करते हुए हम उन्हें सम्मान अर्पित करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।